हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर सेट थ्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितना? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो देखिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न, जिसमें कह रहा है tan ए किसके बराबर है। यह डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। किसका फॉर्मूला पूछ लिया गया है? tan ए का। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है इसका? 1 होता है। बस इसी इसी फॉर्मूले से यह क्वेश्चन एक नंबर आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा +1 है, इसको इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा? -1। और tan स्क्वायर माइनस में है, इसको इस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग किस प्रकार से लाए हैं। tan स्क्वायर को माइनस में था, इक्वल के उस साइड भेज दिए, प्लस में हो गया। और यह 1 प्लस में था, इक्वल के इस साइड लिया है, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। tan थीटा के जगह पर ए का मान पूछा गया है। तो tan ए है, तो यहाँ पर अगर हम tan ए रखेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। क्या आना चाहिए? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि डायरेक्ट आप लोगों से क्या पूछ लिया गया है? फॉर्मूला पूछ लिया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न, दो वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त का व्यास कितना है? 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। किसका अनुपात निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, पहले वृत्त का व्यास कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। तो पहला वृत्त है, उसको हम कैपिटल डी से लिख देते हैं, उसके व्यास को, जो कि 9 सेंटीमीटर दिया गया है। और दूसरा वृत्त के व्यास को स्मॉल डी से लिखते हैं, जिसको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इतना तो आप सभी लोगों को मालूम है। तो त्रिज्या कितना हो जाती है? व्यास की आधी होगी त्रिज्या, यानी r बराबर 9/2। r बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। यहाँ पर कैपिटल R कर देते हैं, क्योंकि यह पहला वृत्त है, इसीलिए कैपिटल। और दूसरा वृत्त रहेगा उस तरफ, स्मॉल में लिखेंगे, r बराबर 7/2। यह हमारा पहला वृत्त है। ओके, और यह हमारा कौन सा वृत्त है? दूसरा वृत्त है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दो वृत्त का व्यास दिया गया था, पहले का 9 था, दूसरे का 7 है। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी अब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात ले लेना है। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πr²। यह हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग इसका मान रखेंगे। तो अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो पाई के पाई, और r के जगह पर हमारे पास कितना है? पहला वृत्त में 9/2, यानी यहाँ पर कुछ 9/2 का स्क्वायर हम लोग कर रहे होंगे। किसका स्क्वायर कर रहे होंगे? 9/2 का स्क्वायर। और इसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। किसके साथ? दूसरे वृत्त के साथ। दूसरे वृत्त में त्रिज्या कितनी है? 7/2 है। कितना है? यहाँ पर 2 होना चाहिए, 7/2 है। ओके, यहाँ पर 2 क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो
त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी होगी। क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 7/2। कितना है, 7/2, जिसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, दोनों तरफ पाई है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81। और 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 4। रेशियो, अनुपात। अनुपात निकालेंगे उसके बाद। देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। और यहाँ पर 4 से 4 नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 81 रेशियो 49, यानी 81/49 हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा, 81/49। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा गया था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते रहिए, अपने वीडियो को आगे इसी तरह से डिस्कस करते रहते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमें खोजना है परिमेय संख्या। क्या खोजना है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या 4 ऑप्शन दिया गया है। √10, √10 का कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या नहीं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अपरिमेय संख्या नहीं, यानी हमें परिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, परिमेय संख्या। √24 कभी परिमेय संख्या नहीं होता है, √35 भी परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन √121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसलिए ऑप्शन डी यह एक परिमेय संख्या है। √121 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। क्योंकि √121 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 11। और 11 एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका साफ साफ अर्थ हुआ कि हमें परिमेय संख्या खोजना है। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, उल्टा कर करके, ताकि बच्चे का दिमाग इधर उधर हो जाए और वो गलत बना ले। के चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है 5, 15, 20 के लौसा यानी एलसीएम और मौसा यानी एचसीएफ का अनुपात है। पहले हम लोग को एलसीएम निकालना है और फिर एचसीएफ निकालना है, और दोनों का अनुपात निकालना है। 5, 15 और 20 का एलसीएम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चौथा नंबर प्रश्न में। 5, 15 और 20 का एलसीएम। 5, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड विधि से एलसीएम सभी को निकालने आता है, सभी को निकालने आता है। जब 5 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। 15 का फैक्टर तोड़ेंगे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। उसी तरह से 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2। क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन हमारे पास क्या आएगा, सार गुणनखंड क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। सार गुणनखंड कितना आएगा, 5। यानी हमारे पास एचसीएफ कितना हो रहा होगा, एचसीएफ। सार गुणनखंड 5 आया, यानी एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। और अगर एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो एचसीएफ में 5 आया है, उस 5 को लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 बच गया है, और यह 2 गुना 2 बच गया है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2। यानी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। 15 में 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 60, यानी आ गया एलसीएम 60। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। पहले हम लोगों को एलसीएम रखना है। एलसीएम हमारे पास आया है 60 और एचसीएफ आया है कितना, 5। एचसीएफ कितना आया है, 5। 60 और 5 का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। 60 और 5 का हमें अनुपात निकालना है, 60 रेशियो
5 करेंगे, 5 से 60 कितनी बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। हमारे पास कितना आएगा? 12:1 आएगा। कितना आएगा? 12:1 आएगा। 12:1 आएगा, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1। ऑप्शन नंबर डी, 4 का ऑप्शन कितना सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, यदि किसी त्रिभुज में एंगल ए 90 डिग्री है, क्या है? एंगल ए 90 डिग्री है। 5 नंबर प्रश्न, त्रिभुज दिया गया है जिसमें एंगल ए का मान 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर ए लिखा होगा और यहाँ पर क्या लिखा होगा? 90 डिग्री। एंगल ए का मान 90 डिग्री है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें बीसी 13 और ए बी 12 सेंटीमीटर है। बीसी 13, यह बी होगा और यह सी होगा। बीसी 13 और ए बी 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो एसी का मान निकालना है, या एसी का मान यानी ये वाला मान निकालना है। एसी का मान, एसी का मान निकालना है, यानी बी का मान निकालना है, यानी आधार का मान निकालना है। ये हमारे पास क्या दिया गया है? एच दिया गया है, यानी कर्ण दिया गया है। और ये हमारे पास पी है, यानी लंब है। तो बी का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से बी का फॉर्मूला √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना होता है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसे ही एच स्क्वायर, एच कितना है? 13, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 169 माइनस पी कितना है? 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। कितना आएगा? 144। तो हमारे पास बी का मान कितना आएगा? √अंडर 25। कितना आएगा? √अंडर 25, यानी कितना आएगा? 5। √अंडर 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 5 आएगा, यानी बी का मान 5 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था? एसी। एसी क्या था? बेस। बेस बी का मान कितना आ गया? एसी बराबर 5 आ गया। कितना आ गया? एसी बराबर 5। एसी बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। एसी बराबर 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 6ठा नंबर प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि दिया गया है 462 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। कितना फॉर्मूला होता है? 2πr, जो कि हमारे पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 462 दिया गया है। कितना दिया गया है? 462। ओके, यह 2 से, उसके बाद पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 2 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। इंटू में हो जाएगा हमारे पास आर। आर का मान निकालना है हम लोगों को। यह किसके बराबर हो जाएगा? 462 के बराबर, 462 के बराबर। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 462 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? भाग में। और 22/7 इधर हो जाएगा हमारे पास कितना? 7/22। कितना हो जाएगा? 7/22। जब इस 2 से ही कितनी बार में कटेगा? 462, 200, 262, 231 बार में कटेगा। 200 कितनी बार में कटेगा? 31 बार में। ओके, 200 कितनी बार में कटेगा? 31 बार में। अब हम लोग 11 से इस 22 को भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 11 के पहाड़ा से 22 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। और 11 के पहाड़ा से 231 कितनी बार में कटेगा? 231 कटेगा 21 बार में। कितनी बार में कटेगा? 21 बार में। आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 21 गुने 7/2। आर बराबर हमारे पास आ रहा होगा 21 गुने 7/2। 21 गुने 7/2। अब हम लोग 21 में 7 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 21 में 7 से गुना करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 147। और जब इसको 2 से भाग देंगे, हमारे पास कितने बार में कटेगा? 7.35। 73.50। कितना आएगा हमारे पास? 73.50। आर का मान कितना आ गया? 73.5 या फिर 73.50। ऑप्शन ए। 6 का ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन ए। 6 नंबर प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा था वृत्त की परिधि
462 सेंटीमीटर है, यह हमारे पास दिया गया था। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। ओके, 2 के 2 पाई का 22/7 मान हो गया और आर का आर, और बराबर में हो गया 462। यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 462 का 462, यहाँ पर 2 गुना में है, इस साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। और 22/7 का उल्टा हो जाएगा इस साइड गुना में, 7/22। 2 से 200, 2 से 462 कटा कितनी बार में? 231 बार में। और 11 के पहाड़ा से 22 कटा 2 बार में, 11 के पहाड़ा से 231 कटा 21 बार में। 21 में 7 से गुना किए, हमारे पास कितना आ गया? 147/2, और उसको 2 से डिवाइड किए 73.50, यानी 73.5। कितना आया? 73.5। आर का मान कितना आ गया? 73.5। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। हमसे क्या पूछा गया है? द्विघात बहुपद x² + 3x + 2। 7वां नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद x² + 3x प्लस कितना दिया गया है? 2 के शून्यक है 2। इसका शून्यक निकालना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है, यानी 0। अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x² प्लस 2 + 1x। क्या लिखेंगे? 2 + 1 इंटू एक्स। आप सभी लोगों को द्विघात बहुपद सॉल्व करने आता ही होगा। एक बार फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग लिखे हैं। यहाँ पर हम लोगों को गुना करके कितना लाना है? 2, और जोड़ करके कितना लाना है? 3। यहाँ पर जोड़ का सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए जोड़ करके लाएंगे 3, और गुना करके कितना? 2। 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? x² प्लस, अब देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 में x से गुना कर लेंगे, 2x प्लस x में 1 से गुना करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? x। यहाँ पर हो जाएगा +2 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, ऊपर में क्या बचेगा? x + 2। कितना बचेगा? x + 2। इसमें से हम लोग x को कॉमन ले रहे हैं, कितना बच गया? x कॉमन ले लिए, एक x ले लिए, बच गया एक x। यहाँ से x कॉमन ले लिए, बचा कितना? 2 प्लस। अब इन दोनों में हम लोग 1 को कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे? 1। तो हमारे पास कितना बचेगा? x + 2। कितना आएगा? x + 2 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x + 1 इंटू x + 2, और यह किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू -1। x का एक मान कितना आया? -1 आ गया। प्लस में है, इस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और एक x का हमारे पास मान आया था x + 2। कितना आया था? x + 2। यह किसके बराबर है? यह भी 0 के बराबर है। किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? -2। x का मान कितना आ गया? -2। x का मान हमारे पास कितना आया? -1, -2। कितना आया? -1, -2, यानी ऑप्शन ए नंबर सही। 7 का ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। बहुलक यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, और 4 बार आया है। 3 की संख्या सबसे ज्यादा है। 3 कितनी बार आई है? 4 बार। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, 3। सेक 30 डिग्री का मान, डायरेक्ट आपसे मान पूछ लिया गया है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3। ऑप्शन बी। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, ऑप्शन डी। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया गया है। 10वां नंबर प्रश्न, दो त्रिभुज सर्वांगसन तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो, समान आमाप हो दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। दो त्रिभुज सर्वांगसन तब कहे जाते हैं जब उनका आकार भी समान हो और साइज भी क्या हो? समान हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही? दोनों। आकार भी समान होना चाहिए,
और साइज भी समान होना चाहिए। ओके, ये दोनों बात को याद में रखना है। दो त्रिभुज सर्वांग तब कहे जाते हैं जब उनका आकार और आमाप क्या हो, समान हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है यानी हम लोगों को क्या खोजना है? परिमेय संख्या। √7 कभी परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। √3/7 यह भी परिमेय संख्या नहीं है। √2/5 यह भी परिमेय संख्या नहीं है। बच गया ऑप्शन नंबर डी, √75/√48। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। ओके, 11 नंबर प्रश्न एक बार हम आपको इस सबको सॉल्व करके चेक करके बता देते हैं। कितना दिया गया है ऊपर में? √75 √48। अब इसको हमें क्या लाना है? परिमेय संख्या। क्या लाना है? परिमेय संख्या लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या। √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू √25 इंटू 3, क्योंकि 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 75। और √48 को कितना लिख सकते हैं? 16 इंटू 3, क्योंकि 16 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 48 यानी 48। अब देखिए √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। और यहाँ पर कितना बचेगा? √3। उसी तरह से √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर बचेगा कितना? √3। √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? 5/4 आएगा। कितना आएगा? 5/4। और 5/4 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, नहीं का मतलब हो गया हमें परिमेय संख्या खोजना है। परिमेय संख्या यही ऑप्शन लास्ट वाला है। एकदम देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा गया था आप लोगों से, एकदम लॉलीपॉप सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, √3 और √5 है। यह सवाल एकदम लॉलीपॉप है, इसे आंख बंद करके परीक्षा में एकदम मार दीजिए अपरिमेय संख्या है। एकदम जो लड़का या लड़की, जो स्टूडेंट इस सवाल को एग्जाम में छोड़ करके आएगा, इस टाइप का सवाल, उसका क्या कहे, कुछ कहने लायक शब्द ही नहीं बचा है। इतना सिंपल सवाल। √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन नहीं जानता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत किसका होगा? तो सबसे पहले शांत और अशांत देखने के लिए हमें नीचे वाला ऑप्शन देखना होता है। नीचे नीचे, ऊपर क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। बटा में देखिए कितना लिखा हुआ है। बटा में 210, 88 है, यहाँ पर 160 है। एक बात हम लोग हमेशा याद रखिए, बटा में कभी और नंबर होगा वो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये ऑप्शन कट गया। अब बचा हमारे पास 210, 88 और 160। अभी हम लोग बारी बारी से इन सभी का क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग 160 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। कितने का? 160 का। यहीं पे हम ये बता देते हैं आप सभी लोग को एकदम सामने। 2 से निकलेगा कितनी बार में? 80 बार में। 2 से लगेगा कितनी बार में? 40 बार में। फिर 2 से लगेगा कितनी बार में? 20 बार में। फिर 2 से लगेगा कितनी बार में? 10 बार में। फिर 2 से लगेगा कितनी बार में? 5 बार में। यह प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। सेम यही प्रश्न था। 1 2 3 4 5। 2 के पावर कितना आया हमारे पास? 5 इंटू 5 के पावर कितना आया? 1। जब भी शांत अशांत निकालने के लिए बोले तो 2 के पावर और 5 के पावर में अगर आ रहा है तो वह क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, और कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 13 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया गया है 2.12112112112112। अगर इस टाइप का सवाल अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है, दशमलव के बाद कोई एक अंक रिपीट हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन सी। कैसी संख्या होगी? ऑप्शन सी। और ये देखिए 15 नंबर सवाल बहुत ही मजेदार सवाल पूछ दिया गया है आप सभी लोगों से। 15 नंबर सवाल बहुत ही मजेदार सवाल पूछ दिया गया है। √3/√12। देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 15 नंबर सवाल को। √3/√12 एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा गया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। चलिए देखते हैं क्या दिमाग लगाना है।
√3 को √3 रहने देते हैं। √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, √12 को क्या लिख सकते हैं? √4 गुने √3 लिख सकते हैं। रूट अंडर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12। ऊपर में कितना है हमारे पास? √3, और 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, और √3 का कितना हो जाएगा? √3 ही रह जाएगा। √3 से √3 कट गया, हमारे पास कितना बचा? 1/2 बचा। कितना बचा? 1/2। और 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ लिया गया था आप सभी लोगों से, एकदम लॉलीपॉप सवाल था। 16 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण x² - 3 के शून्यक होंगे। द्विघात समीकरण x² - 3 देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा गया है 16 नंबर का। क्या कहें, इतना इजी सवाल एग्जाम में पूछ देता है, फिर भी बच्चे लोग नहीं बना पाते हैं। x² - 3 इसका क्या पूछा गया था? शून्य पूछा गया था। शून्य पूछा गया था, यानी यह 0 के बराबर हो जाएगा। x² - 3 उस इक्वल के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? √3। बस यहाँ पर लगा देंगे क्या? +- क्या लगा देंगे? +- x का मान कितना आया? +- कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, +- x का मान कितना आया है? +- कितना आया है? +- क्योंकि रूट में हमेशा प्लस माइनस में होता है। किस चीज में होता है? प्लस माइनस में। ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, यह एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत बार। ओके, तो इसको आप लोग याद करके जाइएगा। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या पूछ रहा है हमसे? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए, कभी भी x रूट में नहीं होना चाहिए। क्या? x रूट में नहीं होना चाहिए। बाद बाकी कोई भी नंबर रूट में हो सकता है। यहाँ पर 2 भी रूट में है, देखिए यहाँ 7 है। लेकिन अगर जैसे ही x रूट में चला गया, यह बहुपद नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? 18 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? रेखीय बहुपद व्यंजक। रेखीय बहुपद व्यंजक यानी एक रेखीय, यानी जिसमें x का घात 1 हो। रेखीय यानी जिसमें x का घात कितना हो? 1 हो। x के पावर कितना हो? 1 हो। तो देखिए पहला ऑप्शन, जिसमें x के पावर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का ए। रेखीय का मतलब x के पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न, अल्फा और बीटा बहुपद f(x) इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। मैंने कल ही आप सभी लोगों को बताया था, 1/α + 1/β। कितना नंबर प्रश्न है? 19 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न है? 19 नंबर प्रश्न। 1/α + 1/β, 1/α + 1/β, इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था। 1/α + 1/β का क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। भाई क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है इसका फॉर्मूला? बताइए तो जरा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है सबसे पहले हमको, और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ओके, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c/a, c कितना है? 1, और a कितना है? यह भी 1 है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा 1। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। कितना होता है? -b/a होता है। कितना होता है? -b/a। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे b की जगह पर, तो b भी हमारे पास 1 है, यानी कुछ हमारे पास -1 आ रहा होगा। a का मान तो 1 है, ये है। अल्फा प्लस बीटा भी 1 आया। अल्फा प्लस बीटा -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? 1। कितना आया है? 1। तो -1/1 कितना आया हमारे पास? -1/1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है एक बात। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? अल्फा इंटू बीटा। क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। 1 -1/1 हमारे पास कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। -1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछा गया था।
अब कह रहा है ए का मान किसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल 3 का एक अद्वितीय हल है। क्या कह रहा है? अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। आप सभी लोगों को एक बात मैंने बताया था, जब अद्वितीय हल की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? अद्वितीय हल की। किसकी बात की जाती है? अद्वितीय हल की। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होगा, क्या होगा? अद्वितीय हल होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? b1/b2। बस सिंपल हम लोग इसी से बना रहे होंगे उस सवाल को। क्या है? अद्वितीय हल है तो a1/a2 और b1/b2 क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर प्रश्न। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस फॉर्मूला से बनाएंगे, क्योंकि जब इस फॉर्मूले की बात होती है तब कोई उसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। यहाँ पर a1 हमारे पास a है और a2 हमारे पास कितना है? 6, यानी ए बटे हम लोग क्या लिखेंगे? 6। और यह नहीं होगा इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। b1 हमारे पास कितना है? b1 का मान देखिए हमारे पास कितना है? -1। y के गुणांक में कितना लगा हुआ है? एक छुपा हुआ है, इसलिए -1 लिखेंगे। और b2 कितना है हमारे पास? -2 है। कितना है? -2 है। -1/-2 और इसको क्या कर लेंगे? काट देंगे। माइनस माइनस कट गया। अब a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a इज नॉट इक्वल टू 6 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/2। a इज नॉट इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। a इज नॉट इक्वल टू 3। a इज नॉट इक्वल टू 3। क्या किस चीज का मान निकाला था? a का मान। a इज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फिर से वही सवाल पूछा गया है हम लोगों से। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना, ये अनगिनत हल है। कितने हल है? अनगिनत हल है। जब अनगिनत हल की बात की जाए, किसकी बात की जाए? अनगिनत हल की। तो यहाँ पर देखिए अनगिनत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल की बात की जाती है, तब a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के। और यह बराबर किसके होगा? c1/c2 के बराबर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। अनगिनत हल है, अनगिनत हल का फॉर्मूला अभी हमने आप लोगों को बताया। 21 नंबर प्रश्न, अनगिनत हल। जब अनगिनत हल की बात की जाए तो a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के। किसके बराबर हो जाएगा? b1/b2 के। यहाँ पर 1 होना चाहिए। किसके बराबर होगा? b1/b2 के बराबर होगा। और यह बराबर किसके होगा? c1/c2 के बराबर होगा। तब क्या होगा इसका? अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल। और इसका अद्वितीय हल। अब हमसे क्वेश्चन में ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। ए का मान, किस चीज का मान? ए का मान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली पूछ लिया गया है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया? 10x + 5 बराबर a-5। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद वहां पर समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितना दिया गया था? 10x + 5, 10x + 5 इज इक्वल टू a-5। क्या दिया गया है? a-5 दिया गया है। हमें हमेशा इक्वल के उस साइड, बराबर के इस साइड यहाँ पर क्या रखना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x, और यहाँ पर ये दोनों किस चीज में है? ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इस साइड आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? -a और +5। -5 है सो +5 हो जाएगा। और ये वाला 5 पहले से यहाँ पर था तो यह पहले से यहाँ पर रहेगा। और यह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखिए इक्वेशन को किस तरह से आगे पीछे करके दिया गया था, बस उसको सीधा करने की जरूरत है। तो 10x - a बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यहाँ पर ये हमारा a1 है,
ये हमारा B1 है और ये हमारा क्या है C1 है, क्या है C1 है। और वही दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या दिया गया है 20x प्लस 10y माइनस ए, क्या दिया गया है, ये पहला इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, पहला। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या कह रहा है 20x प्लस 10y, 20x प्लस 20x प्लस 10y, और यह किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। ओके, यह हमारा कितना है, माइनस ए इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, समीकरण 2। अब आप सभी लोगों को मालूम ही है, अब भी हमने बताया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अनगिनत हल है। जब अनगिनत हल की बात की जाती है ना, तो A1/A2, यह क्या नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न। जब अनगिनत हल की बात की जाती है ना, तो A1/A2 A1 बटे क्या होना चाहिए था यहाँ पर A2 इज नॉट इक्वल, इज इक्वल टू B1/B2, और यह इक्वल टू हो जाएगा किसके, C1/C2 के। किसके इक्वल हो जाएगा, C1/C2 के। अब हम लोगों को किस चीज का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। ठीक, ए का मान। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जिस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ से ए का मान निकाले थे ना, 20 नंबर प्रश्न, देखिए किसका, 20 नंबर प्रश्न, ठीक उसी प्रकार हम लोग 21 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, 21 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए A1 कितना है हमारे पास 10 है, और A2 कितना है 20 है। यहाँ पर लिखिए 10/20, कितना 10/20, और यह बराबर होना चाहिए कितने, किसके, B1/B2 के। किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2 के। B1 हमारे पास कितना है, माइनस ए है। कितना है, माइनस ए है। और B2 हमारे पास कितना है, 10 है। क्या है, 10 है। B2 कितना है हमारे पास, 10 है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए, यह 10 से यह 20 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। और यह इससे ही कितनी बार में कटेगा, यह भी कटेगा कितनी, 5 बार में। ए बराबर कितना आ गया, -5 आ रहा है। ए बराबर कितना आ रहा है, -5। ए बराबर कितना है हमारे पास, -5। यह अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम फिर से एक बार बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। A1 हमारे पास कितना है 10, और A2 कितना है 20, यानी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 10/20 इज इक्वल टू, A2 कितना है हमारे पास A, और B1 कितना है A, और B2 कितना है 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा A/10, माइनस ए है, क्या होगा, माइनस ए होगा। कितना होगा, -A। अब देखिए 10 से 20 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो हमारे पास -2a कितना हो जाएगा, -2a बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -10/5। ए का मान 10/5 नहीं, सॉरी 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ए का मान कितना हो जाए, यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। ए का मान इतना, यहाँ से कितना आएगा, -5 आएगा। कितना आएगा, ए का मान
-5 कितना आएगा -5। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है, गलत दिए हुए हैं। और जब एग्जाम में अगर आप बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कोई किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो समझ लीजिए कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में छोड़ देना है। मुझे पहले से पता था कि इसका ऑप्शन गलत गलत है, फिर भी मैंने आप लोगों को बना करके बताया ताकि आप लोग समझ जाएं कि इस टाइप का एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है हमसे, समीकरण निकाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15 ये अनगिनत हल के लिए k का मान है। अनगिनत हल कितना हल होना चाहिए, अनगिनत हल। तो ये देखिए अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल यानी अनेक हल के लिए यही फॉर्मूला है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। फिर वही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, हमारा के का मान निकल जाएगा। तो क्या दिया गया है, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, क्या दिया गया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और नेक्स्ट 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15। 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू कितना है, 15 दिया गया है, यानी 15 दिया गया है। के हमें किस चीज का मान निकालना है, के का मान निकालना है। हम लोग इस समीकरण को पहले क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करेंगे तो 3 प्लस में है, 3 इक्वल के इस साइड जाएगा, 3 किस चीज में हो जाएगा, माइनस में, और यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यह सवाल में भी उसी प्रकार करेंगे। +15 है, माइनस की साइड इक्वल के साइड आएगा, क्या हो जाएगा, -15, और यह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमें किसका मान निकालना है, के का। किसका मान निकालना है, के का। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अनगिनत हल के लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, b1/b2, और यह होता है इक्वल टू किसके, c1/c2 के। किसके इक्वल हो जाएगा, c1/c2 के। किसके इक्वल होगा, c1/c2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। ओके, कलर को कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। चलिए a1 हमारे पास कितना है, x के गुणांक में है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और a2 हमारे पास कितना है, a2 यहाँ पर x के गुणांक में कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। और यह इक्वल होगा किसके, b1/b2 के। b1 हमारे पास कितना है, 2, और b2 कितना है, k है, कितना है, k, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/k। और हम लोगों को किसका मान निकालना है, k का। तो बस आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। k में 1 से गुना करेंगे k, और 5 में 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 10। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास, 10। k का मान कितना आया, 10। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है। देखिए रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अभी एक चीज फॉर्मूला में देखते हैं, क्या देखते हैं, फॉर्मूला एक चीज का देख लेते हैं। प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। प्रतिच्छेद करेगी तो उसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल, जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसका क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल, ऑप्शन बी। 23 का ऑप्शन बी, क्योंकि रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। 23 का ऑप्शन बी। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण इतना इतना का हल समुच्चय है। यह इक्वेशन दिया गया है, इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। x+2, प्रश्न संख्या कितना है, 24 है। प्रश्न संख्या 24, x+2 कितना दिया गया है, x+2 इंटू x+2
2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 0। इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो बस सबसे पहले आप लोग इसको गुना कर लीजिए, उसके बाद मूल निकालेंगे। तो x में 3x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। फिर इस x में -1 से गुना करेंगे, क्या होगा -x प्लस का प्लस। 2 में 3x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 6x। और 2 में -1 से गुना करेंगे, हमारे पास कितना आएगा -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, और 6x में से एक x माइनस होगा, हमारे पास कितना बचेगा प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस द्विघात समीकरण को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, और 24 का आंसर खुद से बनाना है। क्या करना है, खुद से बनाना है। वैसे मैं बता दूं 24 का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। लेकिन आप लोग बना करके चेक करिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण आप सभी लोगों को बनाने आना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। 25 नंबर, 25 नंबर, निम्नलिखित समुच्चय में से किसके द्विघात समीकरण के मूल होंगे। निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का मूल निकाल लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। 25 नंबर प्रश्न कितना, 25 नंबर प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया गया है 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0 के बराबर। इस टाइप का सवाल अभी मैंने आप लोगों को करवाया था। यहाँ हो जाएगा +5, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस होगा। क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस √5। और कह रहा है √5, √5 क्या है, एक यहाँ पर √5 आया। क्या आया हमारे पास आंसर में, √5। और √5 आप सभी लोगों को मालूम है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो निम्नलिखित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण के मूल होंगे, तो मूल अपरिमेय संख्या में होंगे। कैसी संख्या आया है, अपरिमेय संख्या। 25 का ऑप्शन सी। अब हम डायरेक्ट बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 29 की ओर। कौन सी प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर प्रश्न। समांतर श्रेणी का तीसवा पद निकालना है। कौन सा पद, तीसवा पद। तीसवा पद का फॉर्मूला a+29d। कितना, a+29d, यही ना होता है जी तीसवा पद का फॉर्मूला। ए का मान हमारे पास कितना है 10। ए का मान कितना है 10 प्लस और 29, और डी का मान कितना है, a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 7 में से 10 को माइनस करेंगे, डी का मान हमारे पास कितना आएगा -3 आएगा। यानी यहाँ पर 29 में -3 से हम लोग गुना करेंगे, किससे, -3 से। तो हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 87, कितना होगा 87। और यहाँ पर आ जाएगा -77, कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, 29 का ऑप्शन बी। समांतर श्रेणी -3 -1/2, 2 का 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। 10वां पद का फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, a+9d। a प्लस कितना d, 9d। a का मान कितना है -3, कितना है -3 प्लस 9 इंटू डी। डी का मान हम लोगों को निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का मान। डी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। डी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, जिसको भी हम लोग इसी पेज में डिस्कस करेंगे। a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है -1/2, कितना है -1/2। और उसमें से माइनस करना है -3 को। क्या करना है, -3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास +3 हो जाएगा। इसके बटे में एक लगाएंगे, भीम के जोड़ ले लेंगे इसको। 2 आएगा एलसीएम, कितना आएगा 2, 2 के पहाड़ा में एलसीएम 1, और 1 के पहाड़ा में एलसीएम आएगा 2 बार में। 1 के पहाड़ा में 2 आएगा 2 बार में, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, घट करके हमारे पास कितना आएगा, 6 में से 1 घटेगा, हमारे पास आएगा 5/2। कितना आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5/2। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 9 में 5 से गुना कर लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 45
बाई 2। अब फिर से यहाँ पर इसके बटे में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा कितना, 2 आएगा। 2 के पहाड़ा में 2 कितनी बार में आएगा, एक बार में, 2 बार। 1 के पहाड़ा में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, और 2 में -3 से गुना करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, -6 प्लस 45, -6 प्लस कितना जाएगा 45, और -6 प्लस कितना आएगा 45। एक मिनट यार, यहाँ पर 45 होना चाहिए था। 45, और 45 में से 6 घटेगा, हमारे पास कितना बचेगा 39। कहीं तो इसमें गलत हो रहा है। a प्लस 9d होगा। a का मान हमारे पास कितना है -3, 3 2 जा 6, ये तो सही है। एक मिनट, इस प्रश्न में कहीं ना कहीं तो गलती हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्या गलती कर रहे थे, -1/2 है, -1/2 माइनस करना है किसको, a2 माइनस a1, तो यहाँ हो जाएगा 3, 2 बार में 3 2 जा 6, 5/2 ही आएगा। 31 नंबर प्रश्न को अभी रहने देते हैं फिलहाल के लिए, 30 नंबर प्रश्न को अभी रहने देते हैं। इसको मैं दूसरे वीडियो में स्पेशल इस प्रश्न को सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में कोई फॉल्ट है। ओके, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको साफ कर देते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको डाउट में है, 30 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 2 7 14 का 10वां पद निकालना है। 31 नंबर 10वां पद, 10वां पद का फॉर्मूला a प्लस 9d। 10वां पद का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। a का मान कितना है हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, डी का मान a2 माइनस a1 करेंगे। a2 हमारे पास 7 है और a1 कितना है 2। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 5। 2 प्लस 9 में 5 से गुना कर लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 45। तो हमारे पास कितना जाएगा 47, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, 31 का ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। इस त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, छोड़ देना है, ये सब त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा छोड़ देना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है आप सभी लोगों को। डायरेक्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 36 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है, क्या कहलाता है, x निर्देशांक। डायरेक्ट इसको रट के याद कर लीजिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। और बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो अभी कल ही हमने इस वीडियो को में डिस्कस किया था कि यह x का मान होता है और यह y का मान होता है। माइनस है x का मान और यहाँ y का मान कितना है, प्लस है। माइनस और प्लस, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है, यानी 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी। जो बच्चे मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये रहा चतुर्थांश वाला टॉपिक, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर प्रश्न, यहाँ भी देखिए सेम वही प्रश्न पूछा गया है जो 37 में है वो 38 में है। माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुज कहलाती है, क्या कहलाती, नहीं भुज नहीं कोटि कहलाती है, सॉरी। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। याद रख लेना है आप सभी लोगों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए दोनों प्लस में है, दोनों किस चीज में है, प्लस में। x का मान भी प्लस, y का मान भी प्लस, प्रथम चतुर्थांश ऑप्शन ए फर्स्ट।
बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश में होगा। 42 नंबर प्रश्न, 2√cos θ बराबर 1। 42 नंबर प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है हमारे पास? √2 cos θ बराबर कितना दिया गया है? 1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? cos θ बराबर 1/√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos θ बराबर 1/√2। cos θ बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/√2। किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √2 गुना में है, इस साइड जाएगा, किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। cos θ बराबर 1/√2। यह कितने डिग्री का मान है? यह cos 45 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है? cos 45 डिग्री का, यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। और यह डायरेक्ट आपसे सवाल फॉर्मूला पूछ लिया गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। यह हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन सी, 43 का ऑप्शन सी। यह डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, साइन थीटा बराबर 3/5 क्या दिया गया है? 44 नंबर प्रश्न, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर 3/5। 3/5 साइन थीटा का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, क्या हो जाएगा? P/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/H, P/H, P/H। साइन थीटा बराबर P/H, P का मान 3, H का मान 5। हमें क्या निकालना है? cos थीटा। क्या निकालना है? cos थीटा। क्या निकालना है? cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला B/H होता है। क्या होता है? B/H। B का मान हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन H का मान हम लोगों को मालूम है। H का मान कितना है? 5 है। जब ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो 3 और 5 क्या दिया गया है? 3 और 5 क्या है? 3 है और 5 है। तो हमेशा याद रखिए, अगर यह H है तो यह क्या होगा? B होगा। और 3 यह P होगा। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ बनता है? 4 के साथ बनता है। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन त्रिभुज में हमेशा 4 के साथ बनता है। यानी B का मान हमेशा कितना हो जाए? यहाँ पर कितना आएगा? 4 होगा। 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। किसका बनता है? 3, 4 और 5 का। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 4/5। cos थीटा का मान 4/5। नहीं तो आप लोग इस फॉर्मूला से भी B का मान निकाल सकते हैं। B बराबर √H² माइनस P²। क्या? H² - P²। यहाँ से भी आप लोग निकालिएगा। B का मान कितना आने वाला है? 4 ही आने वाला है। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग याद रख लीजिए कि 3, 4 और 5 इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में बैठता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की तरफ। लॉजिकली प्रश्न पूछ दिया गया है। 45 नंबर, 45 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉजिकली प्रश्न पूछा गया है। 9 सेक स्क्वायर थीटा कितना दिया गया है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितना दिया गया है? 9 tan स्क्वायर थीटा कितना दिया गया है? 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी इसका मान निकालना है। आप सभी लोगों को मालूम है, क्या मालूम है? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए हम 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस कितना है इधर? 9 tan स्क्वायर थीटा क्या है?
9 tan स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग 9 से गुना करेंगे, क्या करेंगे इस 9 से इस 1 में और tan स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 9 में 1 से गुना करेंगे आएगा 9 और 9 में tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा, और इधर पहले से हमारे पास माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा, और इधर में प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 9। 45 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन बी। यह डायरेक्ट 46 नंबर पूरक से सवाल पूछा गया था। किस चीज से सवाल पूछा गया है, पूरक से सवाल पूछा गया है। 2 sin 38 बाई कितना नंबर प्रश्न, 46 नंबर, 46 नंबर, जो कि आप सभी लोगों को डायरेक्ट पूरक से पूछ लिया गया है। 2 sin 38 बाई cos 52, 2 sin 38 बाई cos 52। चलिए तो इसको बनाने के देख लेते हैं यह एक बार कैसे बनेगा, से इसको भी सॉल्व करके। 2 इंटू साइन 38 को हम लोग साइन 38 ही अभी रहने देंगे। ओके, ऊपर वाले को जैसे के जैसे ही रहने देते हैं। ठीक, नीचे में देखिए क्या दिया गया है, cos 52। cos 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 90 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 52 आएगा। कितना आएगा, 52। 2 का 2 इंटू ऊपर में हमारे पास कितना है साइन 38, और देखिए cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। पूरक का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, पूरक का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर साइन 38 लिखेंगे, और साइन 38 से साइन 38 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर साइन 38 से या साइन 38 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आंसर बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन 2। और पूरक के फॉर्मूला की बात की जाए, किसकी बात की जाए, पूरक के फॉर्मूला की, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास, अभी क्वेश्चन एक आया था, उसमें था cos 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग क्या लिखे थे, साइन थीटा। वहां पर क्या था, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्या लिखे थे हम, साइन 38 डिग्री, यही ना लिखे थे यहाँ पर, यहाँ पर लिखे थे देखिए, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री था, तो साइन 38 डिग्री, बस यही पूरक के फॉर्मूला से पूछ लिया गया था। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा tan√3। tan कितने डिग्री का मान है, 47 का जवाब बताइए। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी, ऑप्शन बी। अब यह सब देखिए कुछ त्रिभुज का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये सब एग्जाम में नहीं बनाइएगा, बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, जो कि आप सभी लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा बनाने के लिए। 51 नंबर प्रश्न में डायरेक्ट आते हैं, कह रहा है 51 नंबर प्रश्न, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, जिसका परिधि कितना दिया गया है, 44 मीटर। प्रश्न संख्या 51। परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, और परिधि कितना दिया गया है, परिधि दिया गया हमारे पास 44 मीटर। कितना दिया गया है, 44 मीटर। 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7 गुना आर। आर हमारे पास त्रिज्या है, जिसका मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना है, 22 में 2 से गुना कर लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 44/7 के बटे 7 गुना आर का आर ही रहेगा,
और इधर 44 का 44। अब कुछ नहीं करेंगे, यह गुना में है, इसको किस चीज में डाल देंगे, भाग में। तो r बराबर हमारे पास कितना आएगा, 44 गुना 7 हो जाएगा ऊपर और 44 हो जाएगा फिर कहाँ पर, नीचे, क्योंकि गुना में है, इस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा तो उल्टा करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, उल्टा करके। और 44 से 44 कट गया, r का मान कितना आ गया, 7 आ गया। r बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7, यानी 7। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, r बराबर 7 आया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बढ़ते अपने 54 नंबर प्रश्न की तरफ। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4, यह पूर्ण संख्या है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, इसका माध्य निकालने के लिए बोल रहा है आपको, क्या करना है, इसका माध्य। माध्य निकालने के लिए इन सभी को जोड़ लेना है, जोड़ लेंगे, 3 या 4 7, 2 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास 10, और 5 है तो 1 2 3 4 5, 10 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 2। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, अगर आप लोग इसमें 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर आप 1 से स्टार्ट करिएगा ना, 1 से, कहाँ से स्टार्ट करिएगा, 1 से, तो यहाँ पर एक लास्ट में 5 नंबर में आ जाएगा, पांचवी संख्या आएगी 5। अगर आप लोग पूर्ण संख्या को 1 से स्टार्ट करते हैं तो तब जोड़ते हैं, तो 5 4 9, 3 कितना हो जाएगा, 9 व 3 12, 3 15, 15 को अगर 5 से भाग दीजिए आइए कितना, 3। तो यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। अगर आप लोग 0 से शुरू करना भूल गए ना, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों से गलती हो सकता है। तो यह महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को ध्यान भटकाने के लिए इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ना कैसा प्रश्न पूछ दिया, जिसको हमने अभी तुरंत बता दिया। प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का खतरनाक खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक निकलने वाला है। ओके, चलिए वीडियो पर बने रहिए। कुछ क्वेश्चन और बच गया है, उन सभी को देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य। देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2 और 3। प्रथम 3 प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3, इसका माध्य यानी इन तीनों को जोड़ लेना है। 3 या 2 5 1 कितना होगा, 6। 6 को अगर हम माध्य निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे, 1 2 3 अंक है तो इसीलिए 3 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे, आएगा कितना हमारे पास 2, ऑप्शन बी। और ये 57 नंबर प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, प्रायिकता माइनस में कभी नहीं हो सकती है। हजारों बार ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, इतना बार सवाल पूछा है इस एग्जाम में, इसको कि क्या कहे। हर साल ये सवाल पूछा जाता है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, -1। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक कभी हो ही नहीं सकती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, अभी बताया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए देखिए किस तरह से एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछ रहा है, लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, देखिए एकदम लॉलीपॉप, दोनों सवाल महा इंपॉर्टेंट पे हैं। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 6 पाने की प्रायिकता, एक पासा को फेंकेंगे, क्या करेंगे, पासा को फेंकेंगे तो टोटल 6 कंडीशन होता है, पासा में कितना कंडीशन होता है, 6, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखा रहता है, यानी 6 कंडीशन होता है, जिसमें क्या आना है, 3 आना है, 3 3 3, क्या लाना है, 3 लाना है हमारे पास, क्या लाना है, 3। अगर पासा को फेंकेंगे, पासा में 3 1 2 3 कितनी बार लिखी रहती है, एक बार लिखी रहती है, तो हो जाएगा हमारे पास 1/6, ऑप्शन बी। उसी प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, फिर मिलेंगे इस प्रश्न के बाद नेक्स्ट सेट 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये देखिए लास्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ दिया गया, एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 60 नंबर में देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक पासा को फेंकने पर NS हमारे पास कितना आएगा, NS टोटल कंडीशन कितना आएगा हमारे पास,
6 आएगा। एक पासा को फेंकेंगे तो पूरा कंडीशन कितना आएगा, 6 आएगा, तो उसको NS कहते हैं। और NE अब निकालना है हमारे पास, NE में हमें वो निकालना रहता है जो हमें लाना है, प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पासा में देखिए नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है, तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, यानी कुल 3 अभाज्य संख्या है। तो NE कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्रायिकता के फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर E के होने की प्रायिकता, यानी पासा पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो NE बटे NS होता है, क्या होता है, NE बटे NS। NE हमारे पास 3 है और NS हमारे पास कितना है, 6 है। तो 3 बटे 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए, 1/2 आया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कितना, 50। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अंतिम तक बने रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं करने वाला है। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा, इसी तरह से चैनल पर बने रहिएगा, तो हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा और मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार के स्पेशल कंटेंट लाता रहूंगा, स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक लाता रहूंगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, चैनल पर बस बने रहना है। एग्जाम यू लॉलीपॉप की तरह एग्जाम कट जाएगा, एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी लोगों को पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा।